और दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? बिहार में बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। यूपी की वैकेंसीज भी क्लियर होने वाली हैं और लगातार आपके पास वैकेंसीज का भरमार भंडार लगा हुआ है। तो अगर इस मौके पे भी आपने सही चुनाव नहीं कर पाया कि हमें कहाँ और कैसे पढ़ना चाहिए, तो ये जिंदगी की आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाएगी। तो आपको बेस्ट चैनल के चुनाव के साथ में अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा रखना है और अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम देना है, जिसमें मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसका नाम है 1000 टेस्ट सीरीज। 1000 के टेस्ट सीरीज में ये नेक्स्ट जो कॉलम चल रहा है 51, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर इन टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड में आपको पता होना चाहिए दो कायरल सेंटर होते हैं, और इसके 3 आइसोमर बनते हैं, डी और मीजो। तो इसका मतलब हुआ कि ये डी ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट है। मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, यहाँ पर आंसर पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए कि आंसर सर डी दिया ही है तो क्या मतलब है ना, आप इसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिए। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर कंटेन इन 3 मिथाइल हेक्सेन। अगर हम लोग 3 मिथाइल हेक्सेन को देखते हैं तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और ये यहाँ पर CH हो गया। यहाँ पर लगा दिया मैंने 3 पे मिथाइल। अब आगे आपको हेक्सेन यहाँ पर दिखाई देगा, तो यानी CH2, फिर आगे CH2, तो 1 2 3 4 5 और एक ये आपका CH3, ये हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा एक ही कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है ना, तो ये वाला, तो ये सिंपल यहाँ पर 1 लगा दीजिए। मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो दे रहा हूँ और लगातार बिहार के साथियों मैं आपको ये भी जानकारी दूंगा कि आप अपना मौका ना गंवाएं। अगर अगला एस्टेट होने वाला है तो उसकी भी तैयारी आप प्रिपेयर कर लें अगले साल के लिए, अभी से तैयार करिए। एस्टेट का मेरा ऑलरेडी बैच है, उसको ले लीजिए, रिकॉर्डिंग्स उसमें देखते रहिए, आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर कंटेन इन 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन में कितने कायरल सेंटर होते हैं? 1 होता है। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, यानी कि ब्रोमो पहली पोजीशन पर लगा है और फिर आपका 2 पे क्लोरो लगा दीजिए, ये क्लोरो लग गया। और उसके बाद है हेप्टेन है, मतलब 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इस तरीके से कंप्लीट कर लिए बैलेंस सेटिस्फाइड करके। कह रहा है कि स्टीरियो आइसोमर कितने, इसके हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ 1 ब्रोमो, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका अगर आप देखोगे तो इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर आप Br लगा दो, इस तरीके से एक Br लगा दो, एक तरफ H लगा दो, यहाँ पर H लगा दो, सॉरी यहाँ पर H लगा दो, यहाँ H लगा लीजिए इस तरीके से। तो ये CH2Br है ना, तभी तो एक 1 पे ब्रोमो आएगा, नहीं तो 1 पे ब्रोमो ही नहीं आएगा। सिंपल यहाँ पर H लगा लीजिए, ऐसे करके चेन बना लीजिए। तो इसका मतलब है केवल एक ही पेयर पॉसिबल है, दूसरा पेयर पॉसिबल नहीं है। सिंपली एक ही एनंशियोमर बन सकता है, दूसरा नहीं बन पाएगा। बना करके देख लीजिए, मिरर इमेज सुपर इम्पोज करने वाला केवल एक ही एनंशियोमर बनेगा। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल जो होते हैं बस वही पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी नहीं हो सकती है इसके अंदर। अच्छा, दूसरी है ओपन चेन बनाइएगा। देखो सिंपल सी बात है, इसमें कायरल कार्बन कितना, एक ही है। पर ऐसे भी देख लो, कायरल कार्बन एक ही, 2 की पावर n लगा दो, तो 2 की पावर 1, मतलब वैसे भी आपको दो ही पेयर, यानी कि सेकंड 2, मतलब ये अब पेयर ऑफ द एनंशियोमर बन जाएगा। दो बनेंगे, मतलब एक डी और एक एल बनेगा। ऐसे निकाल दो और वो ज्यादा चक्कर में ना फंसो। यही कायरल कार्बन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आ जाइए 54th क्वेश्चन पे आइए। 54th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? तो ऑप्टिकली एक्टिव अगर आप नोट करना चाहो तो रेसमी मिक्सचर ऑफ द 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो रेसमिक मिक्सचर तो हो ही नहीं सकता ऑप्टिकली एक्टिव, हटा ही दीजिए। 2 ब्रोमो प्रोपेन अगर देखो तो यहाँ पर मैं 2 ब्रोमो प्रोपेन ले लेता हूँ, ये मैंने लिया 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो ठीक है, ये तो सही है, 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा। और इसमें एक दिया है आपका S2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये तो संभावना कायरल कार्बन इसमें है नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, नहीं हो पाएगा, तो हटा दो। फिर दिया है S2 ब्रोमो ब्यूटेन दिया है, चलो संभावना इसमें यहाँ से कट हो जाती है। यहाँ पर मैं बोल गया था है ना, ये नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन देख लेते हैं। तो 2 ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो हो गया और इसके बाद आपका ये ब्यूटेन हो गया C2H5। अब ये अलग हो गया, अलग, हाँ ठीक है, ये हो गया सिंपल, यही आंसर इसका आएगा। तो ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने हैं और फिर भी आप जो है वो लड़ा रहे हैं। लड़िए मत, बिल्कुल एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पूरे परिवार के साथ में आनंद उठाइए।
खुश रहिए, हफ्ते में एक दिन जरूर बाहर जाइए, घूमिए, टहलिए, पूरा प्रेशर माइंड पर ना लीजिए। नौकरी के लिए इतना परेशान ना होइए जितना आप हो रहे हैं। तो नौकरी आपको मिलेगी क्योंकि आपकी क्षमताएं, मैं जानता हूं आपकी क्षमताएं भरपूर हैं और इन क्षमताओं से आप 100% विजय पाएंगे। तो स्वस्थ रहिए और परिवार में एक दिन जाइए, घूमिए, टहलिए, एकदम प्रेशर लेकर के जिंदगी मत जिए आप, ये मेरी राय है आपको। चलिए, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट फॉर 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन अगर चलोगे आप तो मेरा कहने का तात्पर्य ये हो जाता है, इसमें एक्चुअली में डाइस्टीरियोमर्स भी तैयार हो जानी चाहिए। ये हो गया आपका 2,3, ये हो गया, और ये हो गया आपका डाइब्रोमोब्यूटेन, ठीक है ना। अब इसमें 2 आइसोमर्स मीजो भी बनेगा, इसमें तो एक समस्या मीजो की भी है। तो यहाँ तक तो मुझे कुछ समझ में आने रहा, ये तो 2 होंगे नहीं, 2 में देख लेते हैं। ओनली 1 स्टीरियो आइसोमर मीजो ना, ऐसा भी नहीं है, 3 बनेंगे। देखो, एक तो ये बना, एक इसका उल्टा बनेगा भाई, एक तो इस तरीके से, ये तो मीजो वाली कंडीशन हो गई। दूसरा अगर बनाने की कोशिश करोगे तो फिर एक एच इधर आ जाएगा, एक बी आर इधर आ जाएगा, इसके बाद एक बी आर इधर आ जाएगा, एक एच इधर, और एक इसका मिरर बना लो तो 3, 2 ये हो गए और एक ये, तो ये 1, और इसका मिरर दूसरा हो गया और ये तीसरा मीजो हो गया। तो इस तरीके से 3 कंपाउंड पॉसिबल है। तो ये फिर आंसर भी इसमें क्या दिया वो भी देख लेते हैं, ठीक है। 3 स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, द मीजोफॉर्म एंड अ पेयर ऑफ द एनेंशियोमर्स। वेरी गुड, नाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सरल। तो देखिए, इसमें ये मत कहिएगा सरल कठिन। बिहार में के जितने भी एग्जाम है बिहार के, झारखंड के लैब असिस्टेंट के, इन सभी में कैटेगरी क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको पेपर उठाइए देख लीजिए। एचटेट में भी बहुत सारे, मैं भी पेपर एचटेट का भी सॉल्व करवाऊंगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम है। द बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बाय द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले की बात कर रहे हैं। तो वो भी आप जानकारी में ले लीजिए कि ये एक दूसरे के क्या है। तो ये मिरर इमेज है, ये ओ एच इधर है, ये ओ एच इधर है, पलट गया, ये राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो इनेंशियोमर्स तो ही कहे जाएंगे। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इनेंशियोमर है, इस पर टिक कर लीजिए, बहुत सिंपल साधारण सी बात है। विच इज ट्रू अबाउट द इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स के बारे में ट्रू कौन है? दे आइडेंटिकल बॉइलिंग पॉइंट, सही है। दे हैव आइडेंटिकल मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है। दे हैव आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटी, ये भी सही। मतलब मुझे सब सही लग रहा है, अब आप एक बार चेक करिए, इसमें भी सभी सही दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छे हैं, बिल्कुल स्पीड नॉन स्टॉप रखिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इनेंशियोमर्स कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ पर आपको बताऊंगा, स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक आपका लीवो रोटेटरी होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनेंशियोमर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, तो इनेंशियोमर्स का मतलब हुआ डीएल कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाले होते हैं। और यहीं पर आपको एक चीज और बताऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन में जो होता है, OH अगर राइट हैंड साइड में है तो D फॉर्म होता है और लेफ्ट में है तो L फॉर्म होता है। तो R कंपाउंड्स यूजुअली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, विद फ्यू एक्सेप्शंस में होते हैं, ठीक है, यही बिल्कुल सही है। R ऑलवेज नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन भी है, ऐसे भी R है जो डी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। विच इज ट्रू, मैंने ये बात कार्बोहाइड्रेट्स में आपको बताई थी कि भैया इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। विच इज ट्रू अबाउट द डायस्टीरियोमर्स, तो डायस्टीरियोमर्स के बारे में क्या ट्रू है? दे हैव आइडेंटिकल, ऐसा ये इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी, ये सभी इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी है, तो इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी अलाउ नहीं है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी है। विच बेस्ट डिफाइंस अ मीजो कंपाउंड, अ मॉलिक्यूल विद अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड नो कायरल कार्बन सेंटर। तो यहाँ पर ऐसा बेस्ट डेफिनेशन, अ मॉलिक्यूल विद प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो जाती क्योंकि एक साइड में ग्रुप लगे होते हैं ना। तो ये बेस्ट डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा होता है। नो कायरल सेंटर तो नहीं, वो कायरल सेंटर होता है। अ मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी सुपरपोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज इवन दो इट हैज नो कायरल सेंटर, इट हैज नो कायरल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक जानकारी आपको ये बता देता हूँ कि अ मॉलिक्यूल दैट कैन नॉट बी सुपरपोज्ड, है ना, सुपरपोज ही वर्ड होता है, सुपर इम्पोज कोई वर्ड नहीं होता है, ये भी आप जान लीजिए। सुपर इम्पोज का मतलब करना, उसे इम्पोज करना, जबकि सुपरपोज का मतलब होता है उसका दूसरा रूप। तो सुपर इम्पोज कोई वर्ड नहीं होता, जबकि किताबें सुपर इम्पोज छापती हैं।
उसके बाद अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी सुपरपोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज एंड डज नॉट कंटेन कायरल सेंटर। तो इसका मतलब है कि मीजो कंपाउंड को बेस्ट एक्सप्लेन करना है। ये मिरर इमेज होते हैं लेकिन वो कायरल सेंटर नहीं होता, तो इसमें भी कायरल सेंटर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है। तो इसका मतलब हुआ यही ऑप्शन जो है बेस्ट डेफिनेशन के रूप में माना जाएगा। मॉलिक्यूल दैट कैन बी सुपरपोज्ड होना चाहिए इट्स मिरर इमेज, लेकिन दैट डज नॉट कायरल सेंटर, उनके अंदर कायरल सेंटर्स नहीं होने, तभी मीजो होता भी है बेचारा। देख लो आंसर मिला भी लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए मीजो कंपाउंड, इसमें कौन सा मीजो कंपाउंड है? तो मीजो कंपाउंड का मतलब हुआ कि अगर डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बना के देख लेते हैं, ये मान लो आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया और यहीं पर डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन 1,2, तो ये ऐसे करके करिए, यहाँ पर Cl लगा लीजिए, यहाँ Cl, यहाँ H लगा लीजिए। तो मीजो कंपाउंड यानी कि अगर मैं 1,2 इनकी बात करता हूँ तो ये सिस फॉर्म में है, हाँ सिस फॉर्म में होंगे, तो इसका मतलब है ये मीजो फॉर्म में होंगे। ठीक है, अगर ट्रांस होंगे तो फिर मीजो फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक, तो यही कंपाउंड हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए आप भी एक बार आंसर चेक करते रहिएगा, अगर आपको कहीं पर भी लगे तो मैसेज करिएगा मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अनुसार इस कैटेगरी के इंसान बिल्कुल नहीं। आई विल लाइक यू कि आप हमें एज ए टीचर नहीं, एज ए अपना गाइड, अपना बड़ा भाई और अपना फ्रेंड मान करके चलें। आप 100% सेलेक्ट होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर समस्या हो जाती है। इन एन कोहन इंगोल्ड CIP रूल आपने पढ़ा होगा RS नोमेनक्लेचर में। व्हाट इज S का मतलब सिनिस्टर होता है, दुनिया जानती है, और Z का मतलब जूसा मैन होता है ना। RS रेक्टस और सिनिस्टर, ये दोनों वर्ड जो है वो आप ध्यान दीजिएगा। ये CIP रूल के अकॉर्डिंग ही माना जाता है। किसके रूल के अकॉर्डिंग? CI और P रूल के अकॉर्डिंग चलता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द करेक्ट RS रैंकिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। व्हाट इज करेक्ट RS रैंकिंग? RS रैंकिंग में मतलब सबसे ज्यादा, मतलब वो सीनियरिटी जूनियरिटी वाली बात हो जाती है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, इथाइल, ब्रोमाइड, तो यहाँ पर ब्रोमाइन हो गया, उसके बाद इथाइल आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट है, फिर मिथाइल आ गया, हाइड्रोजन तो आएगा नहीं, इन दोनों में ये हो गया, फिर हाइड्रोजन आ गया। तो ये अरेंजमेंट के हिसाब से कौन किसको प्रेफरेंस के हिसाब से दिया हुआ RS CIP रूल के अकॉर्डिंग ग्रुप कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। तो जितना हाइयर एटॉमिक वेट होगा, हाइयर एटॉमिक वेट में कार्बन है और कार्बन से कार्बन जुड़ा है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा तो उसको इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इस तरीके से ये चला आता है। इसके बाद विच सब्स्टिट्यूएंट हैज़ द हाईएस्ट पोलैरिटी, यहाँ पर किसको हाईएस्ट पोलैरिटी मिली है? तो हाईएस्ट पोलैरिटी का मतलब हुआ जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर तो ज़्यादा होने का, डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाए, तो सब्स्टिट्यूएंट हैज़ द हाईएस्ट प्रियोरिटी, सॉरी पोलैरिटी। तो पोलैरिटी होता तो F होना चाहिए था, F इसमें है नहीं। प्रियोरिटी का मतलब हुआ कि यहाँ पर I लगा, यहाँ Br, तो फिर मॉलिक्यूलर मास को देखेंगे, सिंपल सी बात है, तो यही आंसर भी होगा। विच सब्स्टिट्यूएंट हैज द हाईएस्ट प्रियोरिटी? अब इनमें देखो, तो इनमें आप देख लो, यहाँ CH2 एक है, यहाँ दो है। अब यहाँ डबल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड जब लगता है तो 2 बार काउंटिंग हो जाती है, तो इसका मतलब यही आंसर फिर इसका एग्जैक्ट होगा। विच इज द सब्स्टिट्यूएंट विद हाईएस्ट RS प्रियोरिटी? तो RS में आपको ये भी नोट करना पड़ेगा कि यहाँ पर O लगा है तो इसके एटॉमिक वेट को ऑक्सीजन के 2 बार गिना जाएगा, लेकिन यहाँ S लगा है इसको 2, तो ये ज़्यादा ही आएगा ना। तो इसका मतलब फिर ये ग्रीन वाला मैं कर रहा हूँ, यही आंसर आपका एक्यूरेट होगा। जो ग्रीन कर रहा हूँ यही एक्यूरेसी की तरफ आंसर जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये येलो में मिटा देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। चलिएगा, और इसके बाद चलिए विच सब्स्टिट्यूएंट हैज द हाईएस्ट आर, फिर वही बात आ गई, RS प्रियोरिटी हाईएस्ट किसकी होगी? तो अब आप कार्बन तो CH2 सब में दिख रहा है, इसके बाद एटॉमिक वेट किसका ज्यादा? एटॉमिक वेट तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, यहाँ फ्लोरीन लिखा हुआ है तो यहाँ 14 होता है, 18, मतलब यही ज्यादा होगा। फिर फ्लोरीन वाले पर भी आप टिक कर लीजिए RS प्रियोरिटी में। बस एटॉमिक वेट देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन लगा, फिर यहाँ फ्लोरीन लगा, यहाँ OH लगा, उससे भी ज्यादा है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट CIP प्रियोरिटी? फिर वही बात आ गई, CIP प्रियोरिटी पे आ जाइए। तो जो लंबी कार्बन चेन होगी, देखो ये लंबी है, लेकिन लंबी में 1 2 3 ये भी कट होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हैं कि जो कार्बन से जुड़ा है इससे 2 CH3 जुड़ गए हैं, तो 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं, यहाँ पर 2 डायरेक्ट नहीं जुड़े, तो फिर प्रायोरिटी आप इसे दीजिएगा,
है ना। ये सब नियम है और देखो एक एक पर कितने कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना बढ़िया सेटिंग है आपकी कि आप अभी तैयारी के लिए अपने आपके पास वो मंत्र दे रहा हूँ जहाँ से वरदान। यहाँ देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर एक ये तो हटा ही दो, यहाँ पर 3 जुड़े हैं लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को नाइट्रोजन 3 बार 14 42 यानी 3 बार जुड़ेगा, तो यही आंसर इसका एक्यूरेट होगा। कार्बन नंबर 1 ऑफ द ब्रोमोप्रोपेन, कार्बन नंबर 1 ऑफ द वन of 1 bromopropane, कार्बन नंबर 1 of 1 bromopropane। कार्बन कुछ क्वेश्चन कार्बन नंबर 1, अच्छा 1 ब्रोमोप्रोपेन का कार्बन नंबर जो है 1 को देखना है, तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बना लेता हूँ, 1 ब्रोमोप्रोपेन। देखो क्वेश्चन में कितना 2 बार मुझे पढ़ना पड़ गया। 1 ब्रोमोप्रोपेन में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि बियर से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन नंबर तो इस पे 1 है तो 1 पार्शियल पॉजिटिव पर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो बी वाला, सॉरी ये बी वाला लगाना पड़ेगा, बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट कार्बन यही है ना। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन घूम रहा है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपकी सीरीज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आइए, उसके बाद आइए, विच स्टेटमेंट बेस्ट करेक्टराइज द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है ये। द विच स्टेटमेंट बेस्ट करेक्टराइज्ड द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को एक तो क्लोरीन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो करेगा, दूसरी बात उनकी डिस्टेंस भी करेगी, उनके बीच के करेक्टर भी करेगा। तो बॉन्ड इज आयनिक नहीं तो छोड़ दो, बॉन्ड इज कोवेलेंट, ये सही है, पोलर विद क्लोरीन कैरिंग है, बस यही वाला आंसर आप लगा लीजिए। एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए नीचे, आंसर पर नजर मत दौड़ाइए, आंसर पर नजर दौड़ाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका घटता चला जाएगा, इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल नहीं घटना चाहिए, है ना, बिल्कुल एक्यूरेसी चलनी चाहिए। व्हेन ए बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ब्रेक टू गिव द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, तो ये हेटेरोलिटिक फिजन कहलाता है। हेटेरोलिटिक फिजन में ही एक कार्बोकैटायन एक कार्बोनाइन बनता है। द नोटेशन यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ रिएक्शन मैकेनिज्म रिक्वायर्स द कर्व्ड एरो, तो ये कर्व्ड एरो जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब है शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक। बाकी आगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, इसमें आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 दिखाई देगी, यानी कि यहीं पर कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिथाइल में, ये बात ध्यान दीजिए, तो यानी पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट, विच बेस्ट डिस्क्राइब द ज्योमेट्री एंड कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इन द फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सेंटर में अगर आप देखो तब यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है क्योंकि प्लेनर ट्रायगोनल मॉलिक्यूल होता है, मैंने ये बात कई बार अपने बैचेस में ये बताई है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइन इज द मोस्ट स्टेबल, तो टर्सरी सॉरी कार्ब एनाइन है ना, तो 1 डिग्री होगा, और 1 डिग्री नहीं तो मिथाइल होगा, तो यहाँ पर मिथाइल है 1 डिग्री के बाद भी इसी का ऑप्शन आता है। उसके बाद आ जाइए, विच काइंड ऑफ द फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल, तो ये 3 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर टर्सरी वाले को कर दीजिए। विच करेक्टली डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटीज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द फ्री रेडिकल्स, तो आपको सबसे पहले बेंजाइल, फिर एलाइल, फिर टर्ट, फिर टू, ये मैंने पूरा ऑर्डर डिक्टो ऐसे ही लिखाया ही है। तो जो मेरे भाई बहन हैं वो लोग सभी इस बात का विशेष ध्यान दें कि इन क्वेश्चंस पर आपको जरूर मेहनत करनी है। व्हाट रिएजेंट इज द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, तो बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्रोमीन कैटायन, क्यों कैटायन बेचारे वैसे ही कपड़े उसके उतरे हुए, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसमें नॉट ट्रू, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या ऐसा है? तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, तो ये तो जो है वो सही है, सही है, 1 अपॉन लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो ई इज इक्वल टू जो होता है वो एच सी अपॉन लैम्डा भी होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो इन्वर्सली हो गई, इसका मतलब यही बात जो है वो गलत हो गई, रॉन्ग हो गई, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब आप मेथडोलॉजी लगाइए, डायरेक्ट टट्टू ना लगन बनिए ना, क्वेश्चन के आंसर को एकदम बढ़िया करके है। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेटिव एनर्जीज, अरे तो इसमें क्या बात है, आपको मैंने पढ़ाया था कि सबसे कम
जो एनर्जी होती है वो आपकी कैसे बढ़ती है, तो आपको चीज़ जानकारी दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेटिव एनर्जीज। तो रिलेटिव एनर्जी में अगर आप नोट करने की हिम्मत रखते हो तो मैं आपको बताऊंगा। एनर्जी विजिबल से घटेगी। मैंने अपना रेडियो माइक्रोवेव ओवन में रख दिया, ठीक है, सबसे कम माइक्रोवेव हो गया, जो उसमें लगे शीशे से विजिबल हो रहा था और धीरे धीरे बैगनी रंग के बैगन में बदल गया। मैंने उसको है ना बैगनी रंग के बैगन में बदल गया, और लाल है ना इंफ्रारेड धीरे धीरे बैगनी रंग के बैगन में बदल गया। उसके बाद इंफ्रारेड, फिर एक्सरे आ गए। तो इसका मतलब हुआ, फिर मेरे हिसाब से ये हुआ, लेकिन मैंने अपना रेडियो माइक्रोवेव ओवन में रख दिया जिसमें लगे शीशे से विजिबल हो रहा था। अब वो धीरे धीरे रेड हो गया और बैगनी है, तो रेड यहाँ पर आएगा, रेड, यानी कि ये आ गया आपका माइक्रोवेव ओवन लगे विजिबल हो रहा था, बैगनी रंग के बैगन बदल गया, एक्सरेज, यानी कि ये यहाँ पर आपका करेक्ट रिलेशन एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फिर माइक्रो। मैंने अपना रेडियो माइक्रोवेव ओवन में रख दिया जो धीरे धीरे लाल होने लगा और उसमें लगे शीशे से विजिबल हो रहा था उसमें, और अब बैगनी रंग के बैगन में बदल गया। तब तक मेरी माँ आ गई, उसको निकाला, उसका एक्सरे किया, तब तक मेरी माँ आ गई जो कॉस्मेटिक लगाए हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। यही रेडिएशन चेक भी आप भी करते रहिए कि बाई चांस भाई हम बोलते बोलते ज़्यादा बोलने में भी कभी गलती हो जाती है। तो व्हाट इज द वेव नंबर, तो वेव नंबर क्या होता है, इट इज द, अभी मैंने बताया, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन लैम्डा। सिंपल लगाइए और बढ़िए आगे खट से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एब्जॉर्ब द लाइट विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वही एब्जॉर्ब करेगा जिसमें कार्बन की नंबर जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे और साथ ही साथ सिग्नल्स ज़्यादा आए। तो सिग्नल ज़्यादा 13757 ऑक्टा टेट्राईन डबल बॉन्ड यहाँ पर ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एब्जॉर्ब द लाइट विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम होने का मतलब हुआ कि इसमें 13 ट्राई हेक्स ट्राईन गलत हो जाएगा, ब्यूटाडाइन 2 ही है इसमें, सबसे ज़्यादा इसमें ऑक्टा टेट्राईन है, मतलब डबल बॉन्ड 4 जगह पर आया हुआ है। चलिए यही लगा लीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को भी अगर आप दाद नहीं दे पाए तो फिर मुझे लगेगा कि वाकई में आप केवल पीडीएफ चाह रहे हैं, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, तो इंटरेस्ट शो करिए। साथियों, जिंदगी में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, जिंदगी में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि अगर आगे बढ़ना है तो ठोकरें खाना पड़ेंगी, और ये ठोकरें जो है वो इंसान को हमेशा मजबूत बनाती हैं, मजबूत बनाती है, और इंसान को मजबूत बनना भी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इंसान को बहुत मजबूत बनना चाहिए, और मजबूती लाने के लिए आपको हर परिस्थितियों में जीना जरूर आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगली वैकेंसी में सिलेक्शन आपका हो, चाहे वो एस्टेट की हो, चाहे वो बिहार की हो, और चाहे वो एमपी की हो, और चाहे वो उत्तराखंड की वैकेंसी हो, किसी की भी वैकेंसी हो, लेकिन आप सेलेक्ट होंगे, ये मेरा वादा है। अगर केमिस्ट्री आपको अपनी अप टू द मार्क करनी है तो इस चैनल से, मेरे हिसाब से, मैं आपको पूरी भरसक कोशिश करता हूँ कि इस चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे सकूँ। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन कराएगी, क्योंकि यही सिलेक्शन आपके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपकी लाइफ को बदलने के लिए, आपको बदलने के लिए, और आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस दुनिया को बदलने के लिए। तो प्लीज़ बिल्कुल 100% हमारे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर बिहार पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहा है तो फिर मौका बिल्कुल नहीं गवाइए। विच कंपाउंड शोज द लॉन्गेस्ट लैम्डा मैक्स एंड यूवी स्पेक्ट्रम। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जहाँ भी विनाइल कंडीशन डबल बॉन्ड आएगी उसका लैम्डा मैक्स, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि पैरा विनाइल बेंजोइक एसिड इसमें एग्जाम्पल आता है, क्योंकि COOH ग्रुप जो होता है उसकी वेवलेंथ लैम्डा मैक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन स्पेक्ट्रम के अंदर भी आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी अलाउज। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अलाउज टू डिटरमाइन। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बॉन्ड बताती, कितनी कैटेगरी के बॉन्ड है, तो द काइंड्स ऑफ द बॉन्ड्स इन द कंपाउंड। आंसर हो जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज द बेस्ट फॉर यूज टू टेकिंग द IR स्पेक्ट्रम। IR स्पेक्ट्रम को यूज करने के लिए सॉल्वेंट सबसे बढ़िया हमारे हिसाब से नॉन पोलर होना चाहिए, और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। द एरिया ऑफ द, ये मैंने पढ़ाया था, फंक्शनल ग्रुप का रीजन कौन सा होना चाहिए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल ग्रुप का कौन सा रीजन होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो रीजन आता है वो 4000 से जो है, मैक्सिमम रीजन जो है वो 4000 चलेगा, और मिनिमम 1000 तक चला जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल 3000 4000 नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू, यही आप याद रखिएगा। फिलहाल यही आंसर इसका एक्यूरेट माना जाएगा।
विच एरिया ऑफ द एयर स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन। तो फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है वो लगभग 1373 यानी से 600 है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ 1400 से 600 दिया है ऑप्शन, तो 1400 से 600 पे आ जाइए। वेयर इन एन आईआर स्पेक्ट्रम डज अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शोज द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होते हैं वो 2100 के आसपास होते हैं। तो 2100 सेंटीमीटर इनवर्स पर चले आइए। देखिए एक से एक बेस्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज में लगा हुआ है। एंड एब्जॉर्प्शन बैंड 1600 सेंटीमीटर इनवर्स है। ये इंडिकेट करती है कि कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है। विच कंटेन्स द फॉलोइंग ग्रुप। तो मैं बताऊंगा कि कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन बैंड कुड यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईमिथाइलएमीन और ट्राईमिथाइलएमीन। डाईमिथाइलएमीन और ट्राईमिथाइलएमीन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि डाईमिथाइलएमीन और ट्राईमिथाइलएमीन का मतलब हुआ कि एक ज़्यादा एक कम, लगभग आसपास 3000 के हैं। कोई 2950 दिया है, 1700। एक बार इसको आप चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से 3000 के आसपास रहती। 3300 तो यही होना चाहिए। फिलहाल डी इसमें भी दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने आप को चेक जरूर करिएगा, ठीक है ना, चेक जरूर करिएगा। और आप इस चीज़ से भी बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि क्वेश्चंस की सीरीज और पीडीएफ आप तक पहुंचेगी जरूर। आईआर स्पेक्ट्रम में चले आओ तो लगभग विच इज एन आईआर स्पेक्ट्रम वुड यू फाइंड टू एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो 1780 से लेकर के 1650 के बीच में ये आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। मेरी स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो को देखिएगा तो आपको ये वैल्यूज सब याद हो जाएंगी। लिख लीजिए कहीं पर, स्ट्रॉन्ग पीक इतना दिया है और इतने के बीच में दिया है, आईआर स्पेक्ट्रम दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा सीओ ग्रुप होता है, इसके अंदर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप बना जाता है। तो ये दिया है आंसर, विच इज द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये सब अगर आपको रटे रहेंगे ना तो आप फटाफट निकाल लेंगे, नहीं तो फिर गलती होने के चांस हो जाएंगे। विच कंपाउंड विच कंपाउंड्स बिलो शोज द स्ट्रॉन्ग आईआर। अगर 1700 के बीच में है तो ये मान लो कि वो कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल में भी यहाँ पर एल्डिहाइड लग सकता है, मतलब आर आप लगा सकते हो। तो डी ऑप्शन हो जाना चाहिए आंसर। जितनी भी बोल रहा हूँ, एक बार आपसे भी विनम्र निवेदन है मेरा कि एक बार आप चेक करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने में कभी कभी डाउट कन्फ्यूजन हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं हेल्दी माइंड से, है ना। तो यहाँ पर कार्बोनाइल फिर दे दिया, तो कार्बोनाइल जब फिर दे दिया तो अब अभी आप पढ़ के आए ऊपर 1700 होता है, तो फिर 1700 के आसपास तो केवल एक ही आंसर दिया है, यहीं पर लगाइए अब सिंपल वे में, ठीक है। तो इस चीज को भी बहुत ध्यान दीजिए। चलिए शाबाश, बहुत सुंदर। इसके बाद चले आइए, इसके बाद आप आइए कि व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफन शोज द स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन द कार्बोनाइल ग्रुप। तो मेरे हिसाब से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा शो करेगा, तो मेरे हिसाब से एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव तो ये है नहीं, ये डेरिवेटिव है, लेकिन इन दोनों में से एनहाइड्राइड, ये मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं, लेकिन इसमें एनहाइड्राइड दिया हुआ भी है और एक आइडिया लग रहा है, लेकिन हाँ मैं अभी इसमें कंफर्म नहीं। फिर भी आप एक बार बुक से चेक जरूर कर लीजिएगा, और जब आप चेक कर लीजिएगा तो मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, एनहाइड्राइड वाला आप चेक जरूर कर लीजिएगा ध्यान से, फोन आ गया था, बात करने लगा था। इसके बाद आ जाइए 98 पे, व्हाट टाइप ऑफ द रेडिएशन इज यूज्ड इन द। यही क्वेश्चन डिट्टो सेम आया था, बिल्कुल सेम आया था बिहार में, नोट कर लो। और झारखंड में भी ये क्वेश्चन था कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा रेडिएशन यूज होता है, तो रेडियो वेव्स इस पे यूज होती हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सेम आया था, इसमें आप हटा नहीं सकते। विच मॉलिक्यूल इज यूज्ड एज ए इंटरनल रेफरेंस कंपाउंड, सेम आया था। ये भी क्वेश्चन आया था, टीएमएस यूज करते हैं इसमें, ये भी क्वेश्चन झारखंड में था। देखिए कितनी अच्छी सीरीज आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इन व्हाट रीजन ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रम वुड यू फाइंड द सिग्नल फॉर द एसिड हाइड्रोजन। तो आपकी जानकारी के लिए आप बता देता हूँ कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 10 से 12 ppm की रेंज जाती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। हाउ मेनी सिग्नल्स, अगर आप देखो कि प्रोटॉन सिग्नल्स ब्यूटेन में कितने आएंगे तो निकाल कर चेक कर लो, यहाँ तो कोई खास बात है नहीं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है ब्यूटेन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग इसको देखें, बड़े प्रोटॉन सिग्नल देखना, हाउ मेनी
सिग्नल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू सी इन द प्रोटॉन? तो प्रोटॉन सिग्नल, एनएमआर सिग्नल अगर ब्यूटेन में देखोगे तो अगर आप इसे ए कैटेगरी देते हो, इसे बी कैटेगरी देते हो, तो ये एक सिग्नल यहाँ से मिलेगा बी, दूसरा सिग्नल यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से जो सिग्नल मिलेगा वो ये ए टाइप का यही हो गया, क्योंकि इधर भी ये भी बी टाइप का होगा, तो दोनों में सेम ही हो गए। तो इसका मतलब एक सिग्नल यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से, वही सेम सिग्नल यहाँ पर भी मिलेंगे। तो यानी ओवरऑल हमें टोटल 2 ही सिग्नल मिलेंगे जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स का एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव द सिग्नल्स फॉर द मिथाइलिन हाइड्रोजन? मिथाइलिन हाइड्रोजन फर्दर क्या दिया, आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, फारदेस्ट डाउनफील्ड में मिथाइलिन हाइड्रोजन्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो मिथाइलिन हाइड्रोजन की अगर बात कर लो तो देख लो जरा, इसमें दिया है कि CH3 और CH2F दिया है, इसमें दिया है आपका CH3 CH2Br दिया है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव द सिग्नल्स फॉर द मिथाइलिन हाइड्रोजन्स? तो मिथाइलिन के हाइड्रोजन तो ये हो गए, चलिए ठीक है। और फारदेस्ट कहाँ पर होंगे? तो डाउन फील्ड में होंगे। हाइड्रोजन्स फारदेस्ट फ्रॉम द डाउन फील्ड। डाउन फील्ड का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर यहाँ फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो इथाइल फ्लोराइड होना चाहिए। एक बार आप भी इसे चेक करिएगा, मेरे हिसाब से यही है। चलिए इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 103 हाउ मेनी सिग्नल्स विल विनाइल क्लोराइड विल हैव? अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विनाइल क्लोराइड में केवल एनएमआर सिग्नल अगर देखोगे ना विनाइल क्लोराइड में, तो ये आपका विनाइल क्लोराइड है ना। इसको अगर आप बनाते हो तो ऐसे बनाते हो, H हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, Cl हो गया, H हो गया। इसका एटमॉस्फेयर इस हाइड्रोजन का अलग है, क्योंकि इसके सामने क्लोरीन तो 1 हो गया, इन दोनों के सामने हाइड्रोजन ये अलग हो गया। और आपको एक चीज और बताऊं कि इस हाइड्रोजन को अगर आप नोटिस कर पाओगे, ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी सिग्नल्स अगर मैं नोट कर पा रहा हूँ, तो ये हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर अलग है, क्योंकि ये इस हाइड्रोजन से जुड़ा है जिसका एटमॉस्फेयर, तो तीसरा ये हो गया। तो 1 2 टोटल 3 सिग्नल हमें यहाँ से मिलने चाहिए, जबकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर केवल 2 ही सिग्नल होंगे। तो 3 NMR सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ भी सी दिया है, हाउ मेनी सिग्नल्स द 2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2,4 ट्राई मिथाइल, तो 2,2,4 है ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पर हो गया आपका ट्राई मिथाइल, पहले मैं पेंटेन बना देता हूँ, ये पेंटेन 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 2 पर भी लगा देता हूँ मिथाइल, 2 पर भी लगा दिया मिथाइल, उसके बाद 4 पर भी लगा दिया मिथाइल, तो ये मैंने मिथाइल लगा दिया। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये CH3 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं भाई, ये आपका यहाँ पर CH3, तो इन तीनों के सिग्नल, ये CH2 के सामने, तो एक तो ये यहाँ से मिल जाए, ये सबके NMR सिग्नल एक ही होंगे, तो ये एक यहाँ, एक इसे काउंट करिए, 2 मत करिए। इसके इधर आपका CH3 है, इसके इधर, तो इन ये दोनों अलग हो गए, फिर तो एक ये हुआ, 2 ये हो गए, तो 1 और 2 इन दोनों के, अच्छा दोनों के अलग ही लगा है, एक यही भाई, इसके सेम भी इधर, इसके सेम भी, तो इसका मतलब दोनों का एटमॉस्फेयर सेम हो गया, तो एक ये मिला, 2 ये हो, 2 ये हो गए। उसके बाद इसके इसका मिथाइल के ग्रुप इधर CH इधर है, तो इसका मतलब एक यहाँ मिला, 3 ये हो गए। इसके भी इधर आपका CH3 है, तो इनका एक चौथा ही होगा, तो टोटल 4 NMR सिग्नल यहाँ पर मिलेंगे। चेक कर लीजिए, आप लोग भी विद्वान है, कोई ऐसी साथियों बात नहीं। द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन में कितने सिग्नल मिलेंगे, इसको ड्रॉ करके बताइए। मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये आ गया आपका मिथाइल, और इधर आ गया आपका प्रोपाइल C3H7। इसमें आपको सिग्नल निकालने हैं, तो आपको एक चीज बताऊंगा, एक तो सिग्नल यहाँ मिलना है, ठीक है, और इनके दोनों के सिग्नल अगर आप नोटिस कर पाओगे, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अलग अलग आएंगे। यानी कि अगर यहाँ पर सिग्नल की चेक करके आप मुझे बताइएगा कि सर 105 का ये डायग्राम होगा, डायग्राम बना करके डिटेल स्टडी मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर यहाँ अब शो होने वाला है, ये नंबर मेरा है, इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा, टेलीग्राम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये ऑर्डर होगा, इसके बाद मैं आपको फिर क्वेश्चंस दूंगा, थोड़े बहुत आप भी मेहनत करेंगे, इसका डायग्राम बना करके दिखाइएगा कि आखिरकार द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मैंने आपको हिंट दे दिया है, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने NMR सिग्नल होंगे, कौन ट्रिपलेट होगा, कौन सिंगलेट होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको प्रिपरेशन बेस्ट करनी है, अपनी परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क करना है,
तो फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन के बाद आप एक ज़रूर करिएगा, हमारी वेबसाइट को चेक करिएगा। वेबसाइट हम आपको यहाँ पर लिख करके बोल रहे हैं, www.aromaChemistryClasses.com। ठीक है, इस पर जा करके आप चेक करिएगा, आपको डिटेल स्टडी मिलेगी। हमारे ऐप से जुड़े हुए फ्री टेस्ट भी इस पर लगाए गए हैं, उनको भी आप देखेंगे। और 1000 की जो टेस्ट सीरीज का PDF है ये भी वहीं पर मैं डाल दूंगा, तो वहीं से आप इसको भी फ्री पोर्टल से अलाउ करवा दूंगा। ठीक है ना। तो कैसी लगी क्वेश्चंस जरूर बताइएगा, और इसके आगे की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, जब तक कि आपका सिलेक्शन करवा नहीं देंगे। थैंक यू।